अपनी बिजनेस स्टडी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग डिस्कस करेंगे। स्टाफिंग चैप्टर जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगी। प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक हमारे जितने भी चैप्टर होते हैं उसमें हर चैप्टर के अंदर जो प्रोसेस है उसमें से एक प्रोसेस पेपर के अंदर श्योरली आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हर प्रोसेस को बहुत ही सही तरीके से लर्न करें। तो आज हम शुरू करते हैं स्टाफिंग फंक्शन को। ठीक है, स्टाफिंग फंक्शन की आपको बहुत ज़्यादा जैसे बुक के अंदर थॉरली लिखा है उतना ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं पोर्शन आपको यहाँ पे वीडियो के अंदर दे रही हूँ उतना आप लर्न करें। तो स्टाफिंग का जो मीनिंग है ना, इसका मतलब क्या है कि आपने ऑब्टेन करना है, यूटिलाइज करना है और मेंटेन करना है एक सेटिस्फाइड वर्कफोर्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देखो फर्स्ट लाइन मैंने तभी यहाँ लिखी है, स्टाफिंग मीन्स ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, सेटिस्फाइड वर्कफोर्स का आपके पास होना। ठीक है, कहते हैं इन एन एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज स्टाफिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि हम जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं तो वहाँ पर होता क्या है कि नई नई जॉब्स जो हैं वो क्रिएट होती रहती हैं और कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉई है ना वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को लीव करके चले जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस ना बेटा पूरी तरह से डिपेंड करती है कि उसका ह्यूमन रिसोर्स कैसा है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके पास हैं तो उनकी सक्सेस भी डिपेंड करती है कि आपका ह्यूमन रिसोर्स कैसा है। तो आपके पास अच्छे हार्ड वर्किंग और एफिशिएंट पीपल्स का होना, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास हार्ड वर्किंग और एफिशिएंट लोग हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी एक असट है। तो जो स्टाफिंग फंक्शन है वो हमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंश्योर कराता है कि हम एक राइट और एफिशिएंट पीपल को अपने ऑर्गेनाइजेशन में सही जगह पे लाएंगे। मींस राइट पर्सन एट अ राइट जॉब पोजीशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्टाफिंग फंक्शन के लिए। तो स्टाफिंग फंक्शन के अंदर हमने पूरी मैन पावर की प्लानिंग करनी है, उनको रिक्रूट करना है, सिलेक्ट करना है, ट्रेनिंग देनी है, कंपनसेशन देनी है, प्रमोशन देनी है उनको। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस तरह से आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को सही जगह पे अपॉइंट करना है ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ बने रहें। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का आता है वो आता है इंपॉर्टेंस क्या है स्टाफिंग की। देखो बेटा, अगर क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंस क्या है, स्टाफिंग की नीड क्या है, स्टाफिंग के बेनिफिट्स क्या है या स्टाफिंग की एडवांटेजेस क्या है, तो आपने हर जगह ये जो पॉइंट मैं आपके साथ 5 पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ इन पांचों के पांचों पॉइंटों को आपने यहाँ पे लिख देना है। चाहे क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, चाहे नीड पूछ रहा है, चाहे बेनिफिट या चाहे एडवांटेजेस। ठीक है जी। तो अब हमारे पास सबसे फर्स्ट जो फंक्शन आता है स्टाफिंग का वो ये आता है कि इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग अ कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेकेंट जॉब्स। मींस कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सही कॉम्पिटेंट पर्सन चाहिए ताकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी जॉब पोजीशन है उसको फिल कर सको, क्योंकि उस जॉब पोजीशन का कोई यूज़ ही नहीं है ना जब तक उसके ऊपर कोई एम्प्लॉय ना हो काम करने के लिए। और जो स्टाफिंग फंक्शन है वो उसमें आप क्या कर रहे हो कि एक प्रॉपर पर्सन को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपॉइंट कर रहे हो ताकि वो वेकेंट जो जॉब पोजीशन है आपकी वो पूरी तरह से फिल हो जाए। ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट में आपने लिखना है, आप सेकेंड पॉइंट को हेडिंग भी बना सकते हो, हायर परफॉर्मेंस। यानी कि जो स्टाफिंग फंक्शन है वो पूरी तरह से आपको इंश्योर करता है बाय पुटिंग राइट पर्सन एट अ राइट जॉब, कि आप अपने पूरे जो सिस्टम है उसमें एक सही बंदे को सही जॉब के ऊपर अपॉइंट करते हो। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बेटा आपने लिखना है कि हमें इंश्योर करता है कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। पूरे आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ग्रोथ। क्यों? क्योंकि जब आप एक एफिशिएंट पर्सन को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करते हैं, जब आपकी हर मतलब जॉब पोजीशन के ऊपर एक प्रॉपर अच्छा एफिशिएंट बंदा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन तो ग्रो करेगा, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी ग्रो करता है जब उसके एम्प्लॉयज़ जो है वो पूरी तरह से एफिशिएंट होते हैं। तो यहाँ पे आपने पूरी तरह से इंश्योर करना है कि कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल हो, आपके बिजनेस की ग्रोथ हो और आप जो है ना प्रॉपर प्लानिंग करें अपने पूरे सिस्टम के लिए, अपने पूरे मैनेजर्स के लिए। फोर्थ पॉइंट में बेटा आपने लिखना है कि स्टाफिंग फंक्शन हमें इंश्योर करता है कि हम अपने जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको अच्छी तरह से यूज़ कर रहे हैं।
ठीक है जी। यानी कि मैन पावर जब आपने प्लानिंग की तो आपको ये पता चला कि आपको कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, किस तरह के एम्प्लॉयज़ चाहिए। तो ना तो ऑर्गेनाइजेशन में ओवर होंगे आपके लोग, ठीक है, और ना ही अंडर यूटिलाइजेशन होगा। देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस जगह पर जितने लोगों की हमें रिक्वायरमेंट है हम उतने ही लोगों को अपॉइंट करें। ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम लोगों को अपॉइंट करते हैं तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अननेसेसरी एक्सपेंसेस है। और अगर हमारे पास एम्प्लॉय कम होंगे तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने काम को प्रॉपर तरह से कर नहीं पा रहे। तो स्टाफिंग फंक्शन हमें इंश्योर करता है कि हमारे पास प्रॉपर एम्प्लॉय हो, ना तो सरप्लस हो एम्प्लॉय का और ना ही उनकी शॉर्टेज हो। लास्ट पॉइंट बेटा आपने लिखना है पेपर के अंदर कि इट इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज। क्यों? ये जॉब सेटिस्फेक्शन कैसे होगा? क्योंकि जब हम स्टाफिंग फंक्शन करते हैं ना तो उसमें सिर्फ काम ये नहीं है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर रहे हैं, बल्कि बेटा हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रमोशन दे रहे हैं। तो हम जितने भी काम ये कर रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हमें हेल्प करती हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट करने में, जिससे उनका मोराल जो है वो पूरी तरह से बूस्टअप होता है और जॉब सेटिस्फेक्शन उनकी जो है बढ़ती है। तो जैसे अभी वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि हर यहाँ पर प्लानिंग से लेकर हमारे पास कंट्रोलिंग तक एक जो बेटा प्रोसेस है वो हमारी पेपर में आने के चांसेस बिल्कुल पूरे हैं। कई बार तो वो जब हमें प्रोसेस देता है तो हमें एक दो पॉइंट्स पहले उसकी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में डाल देगा और वो बोलेगा कि इससे नेक्स्ट 2 स्टेप्स को डिफाइन करो। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जो प्रोसेसेस हैं वो आप हर चैप्टर की जो है ना अच्छे से लर्न करनी है आपने, प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक। तो इस वीडियो के अंदर हम स्टाफिंग की प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। देखो, स्टाफिंग की जो प्रोसेस है उसका सबसे पहला जो पॉइंट है ना, एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। इसका सिंपल सा मीनिंग आपको पता चल रहा है ना। एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है कि हम ये देखें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने नंबर और किस तरह के एम्प्लॉयज की जरूरत है आने वाले फ्यूचर के अंदर। ठीक है जी। तो यहाँ पे बेटा जब भी हमने एस्टिमेट कर रहा है अपनी मैन पावर रिक्वायरमेंट को, तो आपने दो चीज़ें सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखनी है और आपको वैसे भी इन दोनों का मीनिंग पूरी तरह से लर्न होना चाहिए कि हमारा वर्क लोड एनालिसिस क्या होता है और हमारा वर्क फोर्स एनालिसिस क्या है। ठीक है जी। तो जो वर्कलोड एनालिसिस है हमारा, वर्कलोड एनालिसिस में आपने क्या लिखना है कि असेसमेंट ऑफ नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जितने आपको जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम को करने के लिए। तो जो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट है ना, ये पूरी तरह से रिलेटेड है कि आपने यहाँ पे ये देखना है कि आपको कितने तो नंबर और कितने तरह के एम्प्लॉयज जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड है, ताकि आप अपनी वेरियस जॉब्स को पूरी तरह से परफॉर्म कर सको। मतलब यहाँ पे आपने बेटा जज किया, असेस किया कि कितने नंबर में, सपोज मैं कहूँ कि मेरे को 10 एम्प्लॉयज की जरूरत है, तो यहाँ पे आपने नंबर्स में असेस किया कि मेरे को कितने लोग चाहिए और जो मेरे को चाहिए वो किस तरह के एम्प्लॉयज चाहिए। ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट में आपने ये देखना है वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क फोर्स एनालिसिस में, जैसे वर्क लोड एनालिसिस में तो हमने ये फाइंड आउट किया कि हमें कितने लोगों की जरूरत है, और वर्क फोर्स एनालिसिस में हम लोग ये देखेंगे कि कितने एम्प्लॉयज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। यानी कि एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स और एम्प्लॉयज जिन्होंने ऑलरेडी हमारी जॉब पोजीशन को ऑक्यूपाई किया हुआ है। यहाँ पर ना बेटा आपने एक चीज़ और चेक करनी होती है कि जितने आपके पास एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जितने एम्प्लॉयज आपको अवेलेबल हैं, इनमें से कोई एम्प्लॉय ओवर बर्डन तो नहीं है, कोई भी एम्प्लॉय अंडर बर्डन तो नहीं है। ओवर बर्डन का मतलब क्या है कि किसी के पास ज़रूरत से ज़्यादा काम तो नहीं है, और अंडर बर्डन का मतलब क्या है कि किसी के पास ज़रूरत से कम काम तो नहीं है। तो ये दोनों डेफिनेशन आपको पूरी तरह से लर्न होनी चाहिए, वर्क लोड एनालिसिस और वर्क फोर्स एनालिसिस। फिर हम इसका कंपैरिजन करते हैं। हम कंपैरिजन करके देखते हैं बेटा कि कितने लोग मेरे को रिक्वायर्ड हैं और कितने मेरे पास अवेलेबल है। अगर बहुत ज़्यादा है मेरे पास अवेलेबल, तो मैं जो इतने भी एक्सेस हैं उनको या तो रिमूव करूँगी या ट्रांसफ़र करूँगी। ठीक है। और अगर एक्चुअल में मेरे पास कम एम्प्लॉय है तो मैं और स्टाफिंग फंक्शन से उन जॉब पोजीशंस के ऊपर एम्प्लॉय को फिल करूँगी। सेकेंड स्टेप में हमने रिक्रूटमेंट करनी है। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? सर्चिंग फॉर क्वालिफाइड पीपल एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। कि यहाँ पे आपने
वो प्रोसेस पूरी करनी है जिसमें आपने लोगों को इंड्यूस करना है कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करो। तो देखो बेटा, बड़ी बड़ी डेफिनेशंस लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस ये इतनी डेफिनेशन जितनी मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रही हूँ आपने उतनी ही लर्न करनी है। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है सिलेक्शन। सिलेक्शंस मीन चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब फ्रॉम अमंग कैंडिडेट्स डिवेल्प्ड एट द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। यानी कि रिक्रूटमेंट की स्टेज पे जितने भी लोगों ने आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई किया है उसमें से आपने क्या करना है, एक बेस्ट कैंडिडेट को चुनना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है प्लेसमेंट ऑन द ओरिएंटेशन। अब देखो ये अलग अलग प्लेसमेंट की डेफिनेशन और ओरिएंटेशन आपने लर्न करनी है। प्लेसमेंट मीन्स दैट एम्प्लॉय ऑक्युपाइज द पोजीशन और पोस्ट फॉर विच ही हैज बीन सिलेक्टेड, कि जिस जॉब पोजीशन के लिए उस पर्सन को आपने सिलेक्ट किया है उसने उस जॉब पोजीशन को ऑक्युपाई कर लिया है यहाँ पर। ठीक है जी। और फिर हमारे पास आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में आपने ये चेक करना है कि इसका मतलब क्या है, इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉय टू अदर एम्प्लॉय। आप ऑर्गेनाइजेशन में नए आए हो तो आपको दूसरे लोगों के साथ मिलवाना, मतलब ओरिएंटेशन की प्रोसेस क्या है कि आप अपने जितने भी, मतलब जिसको आप सिंपल वर्ड में कह सकते हो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉय टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। ठीक है, कि आप उनको उस एनवायरनमेंट से फेमिलियर कराओ पूरी तरह से, जिससे उसको ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और पॉलिसीज के बारे में पता चले। ठीक है, जैसे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में तो एक सुपीरियर ही जाए वो एक राउंड पे और नए एम्प्लॉय को सबसे मिलवा के आ जाए, लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा होता है तो वहाँ पे आपको ओरिएंटेशन की पूरी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों की अलग अलग डेफिनेशन है। देखो, ट्रेनिंग का मतलब क्या है, इंप्रूविंग उसकी स्किल और नॉलेज को पूरी तरह से इंप्रूव करना ताकि वो अपनी करंट जॉब को पूरी तरह से परफॉर्म कर सके, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये एक जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है। इस वीडियो के अंदर आपको सारी जो डेफिनेशंस मैंने दी है ये बिल्कुल अलग अलग दी है ताकि आपको किसी भी मतलब प्रॉपर वर्ड का क्या मीनिंग है वो लिखने में पेपर में कोई दिक्कत ना आए। Second is development. Development means acquiring skills and competence for handling higher jobs in future. यानी कि जब किसी भी बंदे की डेवलपमेंट हो जाती है ना बेटा, तो वो स्किल उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, और इसी स्किल से ही वो अपनी कैरियर ओरिएंटेड आगे के काम करता है, इसीलिए इस स्किल को हमने क्या बोला है, कैरियर ओरिएंटेड प्रोसेस। सिक्स्थ पॉइंट हमारे पास आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब है इवैल्यूएटिंग एन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एज अगेंस्ट द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। अब ये स्टैंडर्ड वाली जो सारी बातें हैं वो हमने क्या की हैं, अपने कंट्रोलिंग वाले टॉपिक वीडियो के अंदर पूरी तरह से डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हम स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं। तो जिन्होंने पहले कंट्रोलिंग की वीडियो नहीं देखी है तो वो कंट्रोलिंग वाली वीडियो देखें ताकि आपको पूरी तरह से ये पता चल जाए कि कैसे हम स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल करना कि जैसे हमने स्टैंडर्ड फिक्स किए थे उसी की तरह ही हम अब कंपेयर करके देंगे कि एक्चुअल में हमारी परफॉर्मेंस अब एम्प्लॉय की कैसी है। तो इस स्टेप के अंदर हम इवैल्यूएट करते हैं अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को और फिर चेक करते हैं कि हमने क्या स्टैंडर्ड उसको दिया था और उसने क्या परफॉर्म किया। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। कैरियर प्लानिंग में क्या है, कैरियर प्लानिंग में आपने सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करना है ताकि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करता है, जो आपने अभी परफॉर्मेंस अप्रेजल में चेक किया है कि उसने स्टैंडर्ड से बहुत, जैसे आपने अपने उसको स्टैंडर्ड दिए थे, उसने बहुत अच्छा काम किया है, तो अब उसकी प्रमोशन के पूरे चांसेस हैं। और कंपनसेशन क्या है, कंपनसेशन का मतलब है हर तरह से उसको जो भी हम पे देते हैं या कोई भी रिवॉर्ड देते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का इंसेंटिव अगर हम अपने एम्प्लॉय को देते हैं तो वो कंपनसेशन के आता है, अंदर आता है। इसमें बेटा हर तरह की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पेमेंट है। डायरेक्ट पेमेंट कैसे, हम जो उसको वेजेस दे रहे हैं, सैलरीज दे रहे हैं। और इनडायरेक्ट पेमेंट कैसे, जैसे मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैं ऑनर हूँ, मैंने अपने एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी दी है, इंश्योरेंस दी है, तो ये सारी चीज़ें भी जो है ना आपकी कंपनसेशन का एक पूरी तरह से पार्ट है। तो इन सारे स्टेप के साथ हमारी स्टाफिंग की जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज हमने 3 मेजर जो क्वेश्चन है इसके पेपर में आने वाले उनको डिस्कस किया है कि स्टाफिंग का मीनिंग क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उसकी प्रोसेस क्या है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपने अच्छे से लर्न कर लेने हैं। और अगर तो बेटा आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब